नमस्कार। हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। क्या जल के बिना कोई कल संभव है? देखते हैं। तो सुनिए एक निबंध। जल नहीं तो कल नहीं। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल भी नहीं। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। पीने, खाना पकाने और उचित साफ सफाई के लिए, सफाई बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जाने तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए जो सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा है 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही प्रतिवर्ष, जी हां, हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में, इतना ही नहीं, बर्फ, भूमि जल और वायुमंडल में अदृश्य रूप में पाया जाता है। लेकिन परंतु किंतु इसमें से अधिकांश जल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को ताजा जल कहते हैं। इस जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का लगभग 0.00006 0.0006% है। जल अपनी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल के 3 रूप हैं। आप पढ़ते हैं साइंस में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो जल के 3 रूप हैं। जल अपनी 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता है, जिसे हम जल चक्र, अंग्रेजी में वाटर साइकिल कहते हैं। आप खुद बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वाटर साइकिल होता क्या है। अगर जानते हैं तो जरूर बताइए। सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेशन कहते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों के जल को गर्म करती है और गैस में परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। उसका फॉर्म गैस का फॉर्म हो जाता है। गर्म वायु वातावरण से ऊपर उठ के वाष्प बन जाती है, वेपर्स, वाष्प। जब वायु काफी ठंडी होती है तब जल वाष्प, वाटर वेपर्स, वायु के कणों पर पिघलकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल मतलब क्लाउड्स बन जाते हैं। वाटर वेपर्स क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते। आर्द्रता मतलब ड्यू, नमी। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते। वे हिम, वर्षा, ओले आदि के रूप में गिरने लगते हैं।
जलीय चक्र निरंतर चलता रहता है, वाटर साइकिल हमेशा होता है, तथा जल स्रोतों को, सोर्सेस को, वाटर रिसोर्सेस को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाता है। अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो इस धरती पर जीवन नहीं होगा। हमारा देश अपार जल स्रोतों वाला देश है। देश की सीमाएं तीन ओर से समुद्र से घिरी हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हैं। जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत प्रचलित रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन इतने सारे जल स्रोतों के होते हुए, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेस हैं, हमने देखा अभी, इतने सारे जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश में नागरिक जीवन भयानक जल संकट, वाटर स्केर्सिटी, जल संकट से गुजर रहा है। नदियां, तालाब, प्राचीन बावड़ियां, कुएं, झरने बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं और साथ ही तेजी से सूख रहे हैं। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को अपनी चपेट में लिया है। मतलब जो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज थे, जिनको हम, जहां हम पानी इकट्ठा किया करते थे, तो जो हमारे पुराने पानी एकत्र करने के, पानी जमा करने के स्रोत थे, उन स्रोतों पर संकट आ गया है। उनको वो खत्म हो गया है लगभग। अब हमको नए नए तरीके इजाद करने पड़ रहे हैं कि हम पानी बचा सकें। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को अपनी चपेट में लिया है। भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल भी इससे अछूता नहीं है, अनटच्ड। अछूता मतलब अनटच्ड नहीं है। देश के कई स्थानों में भूजल समाप्ति की कगार पर है। हमारे देश में बहुत बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर अब अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है अथवा तेजी से प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड। आजादी के समय जहां हमारे देश में जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 5100 घन मीटर थी, जो अब घटकर लगभग 1750 घन मीटर रह गई है। वर्षा के जल के संरक्षण की आवश्यकता, अवधारणा, वर्षा का जल संरक्षण कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग को, 4000 साल पहले के कांस्य युग से ही है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही अस्तित्व में रही है क्या? रेन हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संरक्षण। उस काल में समुदाय भी अपने मकानों की छत पर वर्षा जल को जमीन पर बने कुंडों में इकट्ठा किया करते थे। पहले मकान की छत पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था, फिर वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता था। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में, राज्य में साल भर के लिए पेयजल मतलब पीने योग्य पानी की आपूर्ति, सप्लाई के लिए हेतु जल संरक्षण की विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रणालियां विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों के मतलब इन तरीकों के कारण ही मनुष्य और मवेशियों को वर्ष भर, पूरे साल पीने के लिए पानी मिलता है। कई स्थानों में तो जल संरक्षण की संरचनाएं मकान के मूल ढांचे का हिस्सा हुआ करती थी। मतलब जब मकान बनता था तो पानी को कैसे बचाना है उसकी तैयारी कर ली जाती थी। मकान की छतों से संचित किया गया वर्षा जल बजरी और रेत की परतों से छनकर छत की टंकी में जमा होता था। वर्षा जल का संचय रिहायशी मोहल्लों, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, व्यावसायिक इमारतों, बिजनेस
कॉम्प्लेक्सेस, और कर्मचारी आवास भवनों में, एम्प्लॉयज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि इन सब की छतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इन छतों से बह निकलकर पानी नीचे की ओर जाने वाले पाइपों में एक टंकी में जमा होता था। यहां से पानी एक पुनर्भराव रिचार्ज कुंड में जमा होता था। इसके बीच में एक गहरा कुआं होता था। शहरी इलाके में बहुमंजिली इमारतें बहुत सामान्य हैं। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। उनमें भी वर्षा जल संचित करके पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पीने योग्य पानी, जो जिसे हम ताजा जल कहते हैं, पीने योग्य पानी कहते हैं, वो मिल सकता है। छतों से वर्षा जल विभिन्न पाइपों में एक आड़े फिल्टर से होकर गुजरती हैं। इससे छनकर आए पानी को एक टंकी में जमा किया जाता है। यहां से पंप करके उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। अतिरिक्त पानी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में भेजा जाता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस में भेजा जाता है, जहां पानी जमा कर सकते हैं। चेक डैम बनाकर कृत्रिम रूप से भूजल भंडारों को भरकर भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। चेक डैमों के पीछे जमा किया हुआ वर्षा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है और चारों तरफ के इलाके के जल स्तर को बढ़ा देता है। यह तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे परंपरा में, हमारे प्राचीन समय में पानी को इकट्ठा किया जाता था, और जल की आवश्यकता आज नहीं, हम युगों युगों से महसूस करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि वे जल की आवश्यकता को महसूस कर सके, तभी ये जल आज हम लोगों को उपलब्ध है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, ये जांच करें कि हमारे घर में पानी का रिसाव, लीकेज ना हो। पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें तुरंत बंद कर दीजिए, और फिर जब जरूरत हो तभी खोलिए, आवश्यकता होने पर ही खोलिए। तीसरी बात, नहाने के लिए बहुत ज्यादा पानी, अधिक पानी व्यर्थ बेकार ना करें। चौथी बात, खाद्य सामग्री, खाने पीने का जो सामान होता है, फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, और कपड़ों को धोते समय नल को खुला ना छोड़िए। बंद कर दीजिए, नल को साफ कर लीजिए, फिर दोबारा खोल लीजिए। अगली बात हम लोग आम करते हैं, जल को नाली में ना बहाइए। पानी को नाली में नहीं बहाइए, डोंट वेस्ट वाटर। इसका दूसरा उपयोग कीजिए, कुछ अन्य उपयोग कीजिए, जैसे पौधों, बागीचों को सींचने के लिए, सफाई करने के लिए, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों और फलों को धोने के लिए उपयोग किए गए जल को फूलों, सजावटी पौधों और गमलों को सींचने के काम में लगाइए। पानी की बोतल में बचे हुए आखिरी बूंद तक को, जल को फेंके नहीं, अपितु इसका भी पौधों को सींचने के लिए उपयोग करें। हमें पता है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों जैसे किसी अन्य जल स्रोत में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे
पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही यह जल पीने योग्य नहीं रह जाता। क्या मतलब है कहने का कि इंडस्ट्री से जो पानी इंडस्ट्री जब लगाई जाती हैं तो पहले इस बात को देख लेना चाहिए कि उसके अवशिष्ट जल को हम किस प्रकार उपयोग करेंगे। और कैसे पानी प्रदूषित होता है ये तो हमने इंडस्ट्रीज देखी। जल में होने वाले नाभिकीय परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट्स के कारण नाभिकीय कण न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स हैं वो जल को दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सामान्य सी बातें हैं। गांव के लोग तालाबों नहरों में नहाते समय कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, इनसे भी जल प्रदूषित होता है। इसके अलावा शव को पानी में बहा दिया जाता है और पानी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और पानी प्रदूषित होता है। करना क्या चाहिए? कारखानों और औद्योगिक इकाइयों, कारखाने मतलब इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयां मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो प्रदूषण पानी फैलाता है, जिसके कारण वहाँ पर जल प्रदूषण होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन, उनको खत्म करने का, उनको प्रयोग में लाने का, उनके उपयोग करने का कोई तरीका होना चाहिए। इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पहले दोष रहित किया जाना चाहिए और जो पानी के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं उनको दोष रहित किया जाना चाहिए, उनको साफ किया जाना, पानी को साफ किया जाना चाहिए। और क्या किया जा सकता है? नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट पदार्थ बहाना गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है और प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। समुद्र में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगनी चाहिए। वाटर में, रिवर्स में, ओशंस में कोई परमाणु परीक्षण नहीं होना चाहिए। समाज और जनसाधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। जल पर्यावरण का मूल अंग है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो साफ पानी चाहिए। कदम हमें ही उठाने हैं। पानी बचाने के लिए आप किन किन तरीकों का आप इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे पानी बचाते हैं, या आपके पड़ोस में कौन पानी बहाता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।